हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि साइंस का PYQ सीरीज़ में लाऊंगा और वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने भी लेकर आऊँगा। और उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कर दूँ साइंस से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न फिक्स रहते हैं और इसमें सभी स्टूडेंट को, मैक्सिमम लोगों को कुछ क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में भी आएगा और इजीली बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपको आज का ये सेशन पूरी तरह से क्लियर होता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए आगे छोटा छोटा वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड ला सकूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम। आप सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन एक्चुअली होता क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है कहीं से आ रही है, तो लाइट जब आने के दरमियान वो किसी न किसी सतह से तो ज़रूर टकराएगी। जब कोई लाइट सीधी रेखा में आ रही है तो किसी न किसी परावर्तक सतह से कोई ऐसा सतह होगा जिससे वो टकराएगी और टकराने के बाद वो अपनी विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाएगी। इसी प्रोसेस को ही कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि देखिए, क्या लिखें, जब प्रकाश किसी चिकनी या खुरदरी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। मतलब ये दो तरह से परावर्तन हो सकता है। या तो वो सतह चिकना होगा या तो वो सतह खुरदरी होगा। ठीक है, तो परावर्तन भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित और अनियमित कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन को। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। नियमित परावर्तन में क्या होगा कि कोई जो सतह है वो प्लेन सतह होगी, चिकनी सतह होगी, तो उससे जब प्रकाश की किरण आएगी तो उससे जो परावर्तन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। देख रहे हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा चिकनी सतह वाला। ये देखिए, ये आपका क्या है, जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ रही है तो वहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं कि एक नियमित रेगुलर सतह से टकराने के बाद नियमित रूप से परावर्तित हो रही है। नियमित रूप से परावर्तित हो रही है कहने का मतलब इस तरह से आई प्रकाश की किरण वापस इस तरह से लौट गई। अब इसी को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसे समझेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी जो डायग्राम है इसमें इरेगुलर इस तरह से सतह है, तो इस सतह से टकराने के बाद किरण जो है अपने दिशा में विचलित हो जा रही है, कभी इधर चली जा रही है, कभी लेफ्ट, कभी राइट। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में जो बी आपका डायग्राम है ये अनियमित परावर्तन का डायग्राम है। ठीक है, तो परावर्तन समझ लिए क्या होता है। परावर्तन मीन्स जब प्रकाश किसी चिकनी या खुरदरी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित और अनियमित क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछता है। इसमें 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि हमारा जो आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल या एक ही तल पर होते हैं। मतलब नहीं समझे, ये डायग्राम में देखिए, ये हमारा एक सतह है, यहाँ से जो किरण आ रही है ये हमारा कौन सी किरण है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इस सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस चली गई इसे कहते हैं परावर्तित किरण, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे।
और इसके बीच में देखिएगा एक अभिलंब डाला गया जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण किसी सतह से आने के बाद टकराकर वापस चली गई, इसे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आपतन बिंदु, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ देखिए समतल जो सतह, ये समतल सतह है, इसी पर ये आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, और ये आपतन बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तीनों हमारा एक ही समतल सतह पर है ना। देखिए डायग्राम में अच्छे से हटा दिए हम, क्या देख रहे हैं, इस छोटा सा बिंदु को हम लोग बोले क्या, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो किरण आई ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यहाँ से टकराने के बाद वापस चली गई, परावर्तित किरण, इसी को बोले रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में हमारा एक नॉर्मल है जिसे अभिलंब कहते हैं। तो हमारा तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही समतल सतह पर है। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मीन्स ये जो आपका आपतन कोण दिख रहा है आई, और ये आपका परावर्तन कोण आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। यही दूसरा नियम कहता है। मीन्स आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एग्जाम में आप लोगों से कितनी बार पूछा भी गया होगा कि आपतन कोण का मान यदि 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन रहेगा 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो क्या मारिएगा, आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार कहता है कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मीन्स एंगल आई जो है आपका एंगल आर के इक्वल होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन पे क्या क्या आधारित है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दिए। प्रकाशीय गेज पूछता है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता एवं आयाम में कमी होती है या कमी आती है। मीन्स प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो किस में कमी आती है। ऑप्शन रहेगा तीव्रता, आयाम, इस तरह से रहेगा। तो तीव्रता और आयाम में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य में और आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप किस में कमी नहीं आती है या कौन सा बदलता नहीं है। तो तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है, सिर्फ क्या बदलता है, तीव्रता और आयाम। याद रहेगा दोनों पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है आपका अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए परावर्तन था आपका रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। समझ लेते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। देखिए पहला डायग्राम में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सघन और विरल क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, कांच है, और इसके बाहर क्या है, ये वायु है, और ये हमारा क्या है, कांच है। तो जहाँ पे प्रकाश की गति धीमी हो जाएगी वो सघन माध्यम, जहाँ डेंस होगा, घना होगा, वो सघन माध्यम, जहाँ पे खुला एरिया होगा यहाँ, या फिर जहाँ प्रकाश की गति तेज होगी वो हमारा कहलाएगा विरल माध्यम। तो वायु में प्रकाश का स्पीड ज़्यादा रहता है, कांच में प्रकाश का स्पीड कम रहता है। तो कांच हमारा ये हमारा हो गया क्या, कैसा माध्यम, सघन माध्यम, और वायु कैसा हो गया, विरल माध्यम। तो विरल और सघन में कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो देखिए ये जो हमारा कांच है, तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण, ये हमारा आपतित किरण हुई। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम, ये हवा से आ रही है, मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दिख रहा है झुकते हुए। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है। लेकिन दूसरा डायग्राम में आप देखिएगा क्या, कि जब प्रकाश की किरण किधर से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, मीन्स कांच से हवा, तो कांच हमारा सघन है, हवा विरल है। तो सघन से विरल जाने के दरमियान क्या होता है कि अभिलंब से किरण दूर, दिख रहा है, जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये दूर हटते हुए, देख लीजिए अच्छा इस डायग्राम में। इस पहले डायग्राम में क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए सीधे, देखिए डॉटेड लाइन से दिखा दिया, सीधे जा रहा है, जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ना जाकर विरल से सघन जैसे ही आ रही है, तो सघन माध्यम डेंस होता है। हमने बताया कि सघन माध्यम में स्पीड कम हो जाएगा, तो स्पीड जैसे ही कम होगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना चाहिए था इसको ऐसे, देखिए डॉटेड लाइन से दिखाए थे, लेकिन वो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। वही दूसरे डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि सघन से विरल जा रही है, तो सघन से विरल जाने के दरमियान इसको जाना चाहिए था तो सीधे, लेकिन क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या परिवर्तन होता है, तो अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन जब विरल से सघन की ओर आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है। तो यही हमारा अभी क्या बोले, अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि उसके दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। कैसे, ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो मुड़ गया अभिलंब की ओर, ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट गया, तो उसके दिशा में परिवर्तन हुई। इसी को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं। क्या कहता है ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम, देख लीजिए। इसमें भी दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होता है। जैसे उस टाइम भी दिखाए थे, देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या है, ये हमारा दो माध्यम को बांट रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण, और ये हमारा हो गया अभिलंब। तीनों क्या बोले हम, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये हमारा जो बिंदु है इसे कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सभी तीनों जो है क्या है, एक ही तल पर है। ये चीज़ ना बोले, देखिए डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम में क्या लिखा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जो नॉर्मल अभिलंब आया ये तीनों हमारा क्या एक ही तल पर है, ये तीनों हमारा एक ही तल पर है ना, ये और यहाँ पर एक आपतन बिंदु है, तीनों हमारा एक ही तल पर है। तो ये है हो गया हमारा प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है। चलते हैं दूसरे नियम की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा है। किन्हीं दो माध्यम, कोई भी दो माध्यम ले लेंगे, एक विरल या सघन, है ना, किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या मीन्स आपतन कोण का जो साइन का मान है, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक या कांस्टेंट होता है। मीन्स नहीं समझे, जैसे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन्स एक नियतांक होगा। नियतांक कहने का मतलब इसीलिए बोला, जैसे परावर्तन के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर आपका ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर
एक नियतांक होगा, एक ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? किन्हीं दो माध्यम, एक विरल एक सघन, किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन, अपवर्तन कोण की ज्या साइन का एक अनुपात जो है, एक अनुपात जो है ये एक कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये दूसरा जो नियम है, इसी नियम को स्नेल ने दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इस नियम को स्नेल का लॉ कहते हैं। ठीक है, इसी नियम को ही स्नेल जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने अपने प्रयोग के फलस्वरूप ये नियम को दिया था, इसीलिए दूसरे नियम को स्नेल का लॉ कहते हैं। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक पॉइंट हम लिखे हैं कि ये जो साइन आई बाई साइन आर है एक नियतांक, ये नियतांक क्या है? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे वीडियो में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं होती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जाम में VBI, ये एकदम मोस्ट VBI नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण से या तो बड़ा होता है या तो छोटा। देखिए हमने क्या बताया कि इसमें बराबर नहीं होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? आपतन कोण अपवर्तन कोण से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, आप लोगों ने देखा होगा। पानी में तैरती हुई मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। सुबह शाम सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व और सूर्योदय के 2 मिनट मतलब सूर्यास्त के 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना, यहाँ पश्चात नहीं होगा, पूर्व होगा। मीन्स जब सूर्य उदय भी नहीं होता उससे 2 मिनट पहले हमको दिखता है कि सूर्योदय हो गया। सूर्यास्त हो भी जाता है उससे 2 मिनट पहले तक हमें लगता है कि सूर्यास्त अभी नहीं हुआ। ये किस घटना पर है? तो अपवर्तन के घटना पर है। अगला है नेक्स्ट, मानव का आँख। मानव का जो आँख है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट VBI इसको नोट कर लीजिएगा, पूछेगा मानव का आँख किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला देखिए, हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था कि परावर्तन के फलस्वरूप क्या बदला था। परावर्तन के फलस्वरूप आपको हमने क्या बताया कि तीव्रता और आयाम में कमी होती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है परावर्तन में। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा कि आपका आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आयाम, वेग, तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकीर्णन। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। प्रकाश का प्रकीर्णन मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे इस तरह के कण हैं, बहुत छोटे छोटे इस तरह के कण आपको दिखाई देंगे। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो इनसे टकराने के बाद क्या होगा, कोई इधर प्रकाश का किरण चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, मीन्स विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे धूलकण से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए क्या लिखे डेफिनेशन। वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण मौजूद हैं। जब इस धूलकण से टकराकर प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में बिखर या फैल जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो तरंगदैर्ध्य पर। मीन्स जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। जैसे आपने देखा कि लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, लेकिन प्रकीर्णन इसका क्या होता है, कम होता है। तो प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तरंगदैर्ध्य कम होगा। जैसे बैगनी रंग का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य हमारा कम होता है, लेकिन प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको एक हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तरंगदैर्ध्य के। मीन्स
तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन बढ़ेगा। और ये चीज़ किसने दिया था? ये वैज्ञानिक का नाम लॉर्ड रैले था, याद रखिएगा। इन्हीं के अनुसार ये बात को कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम्पल पूछता है। आकाश एवं समुद्र का रंग नीला होना, खतरे का संकेत लाल होना, उगते एवं डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए, उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन, लेकिन सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना वो अपवर्तन है। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, जब सूर्य दिन के समय में सर के ऊपर होता है तो प्रकाश के वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम हो जाता है और सूर्य जो है सफ़ेद दिखाई देता है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि सूर्य का सफ़ेद दिखाई देना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव का होना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, जितना भी टॉपिक ये करवाए हैं इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। समझाते हुए गए हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको हम नोट करके दे दिए हैं। ठीक है, चलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। दिख रहा होगा आपको ये प्रिज्म दिख रहा है। ये श्वेत प्रकाश की किरण जा रही है, जाने के बाद यहाँ पे देखिए 7 रंग में विभक्त हो गया। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7 रंगों में ये विभक्त हो गया। ये 7 रंग कौन है, तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले याद रखते हैं बैजानी हपी नाला, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखते हैं भिव गियोर। मीन्स बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, याद रहेगा। इंग्लिश वाले याद रखेंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, वहाँ पे आपको हमने क्या बताया था कि प्रकीर्णन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तरंगदैर्ध्य का। मतलब प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तरंगदैर्ध्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपवर्तनांक का। तो जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। लाल का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा, अपवर्तनांक कम। बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम, अपवर्तनांक ज़्यादा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे भी हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत प्रश्न बनता है कि इनमें से किस रंग का आवृत्ति अधिक होती है, इनमें से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, इनमें से किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो आपको सिर्फ हम 1-2 पॉइंट दिए हैं। एक क्या दिए, तरंगदैर्ध्य जो है इन्वर्सली है किसका, प्रकीर्णन का, और किसका, प्रकीर्णन के साथ साथ अपवर्तनांक का। किस प्रकीर्णन के साथ साथ किसका, अपवर्तनांक का, अभी दिए ना ये। तो आपको अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है कि किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, कुछ नहीं करना, एक लाइन में याद रखना है, लाल रंग का वेग और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा, बाकी सब कम होता है। एक लाइन में लाल का सिर्फ 2 ही चीज़ ज़्यादा होगा, वेग और तरंगदैर्ध्य, बाकी सभी उसका कम होगा। कम बाकी मतलब आवृत्ति, प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक, तीनों ये दोनों के अलावा बाकी सभी लाल रंग का क्या होगा, कम होगा। तो जब लाल रंग का एक याद कर लिए तो आपसे कुछ भी पूछा, मान लीजिए आपसे पूछा बैगनी का, पूछेगा इनमें से किस रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होगा, तो आप सिर्फ याद रख लिए हैं कि लाल रंग का वेग और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, बाकी सब इसका कम होता है। तो इसके अपोजिट सब रंग चले जाएंगे। मीन्स बैगनी का क्या सबसे कम होगा, तो वेग और तरंगदैर्ध्य कम होगा। बैगनी का वेग और तरंगदैर्ध्य कम होगा, बाकी सब ज़्यादा होगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किस रंग की आवृत्ति अधिक होती है, रहेगा लाल, पीला, हरा,
बैगनी, क्या मारिए, किस रंग की आवृत्ति अधिक होगी, तो क्या होगा, बैगनी। तो आप सिर्फ लाल रंग को याद रखिए, लाल रंग का सिर्फ वेग और तंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, बाकी सब कम होता है। ठीक है, देखिएगा एक और पॉइंट लिखें, ये बीबीआई क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस कारण से होता है, तो परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा। ये वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये पूछता है इंद्रधनुष का बनना परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आपका ये भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहता है। चलिए सबसे लास्ट पॉइंट, पूर्णांतरिक परावर्तन, जो मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसको कितने आसान से हम आप लोगों को याद करवा देते हैं या समझा देते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। हमने क्या बताया था, ये डायग्राम अभी भूल जाइए। मान लीजिए ये क्या है, कांच है, तो कांच हमारा कैसा माध्यम है, अभी बताएं, सघन माध्यम है, डेंस है। और ये वायु हमारा कैसा माध्यम है, ये हमारा है विरल माध्यम। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। मीन्स आप विरल से सघन नहीं आ सकते हैं, कैसे जाएगा, ये सघन है, सघन से विरल, ठीक है, सघन से विरल। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश को सघन से विरल होना होगा। ना कि आप ये मत बोल दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इसमें प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ याद रखना क्या है पॉइंट, कि सघन से विरल। तो अब देखिए समझिए इसको ध्यान से, 3 डायग्राम हम आपके पास लाए हैं। पहला डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ये जल है, ये वायु है। तो जल हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, ये कैसा मीडियम, डेंस, सघन हो गया। ये वायु विरल माध्यम हो गया। तो यहाँ प्रकाश की किरण सघन से विरल जा रही है, तो क्या हो रहा है, सघन से विरल जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। हमने बताया कि जब सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा, सघन से विरल की ओर जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। और जैसे ही हम बोले कि विरल से सघन की ओर आएगा तो विरल से सघन की ओर आने पर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यही बताएं कंसेप्ट। तो इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर हो गई, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण हो गया। ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ये वाला कोण, ये आई जो लिखें ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। अब हम क्या करेंगे कि आपतन कोण का मान कुछ बढ़ा दिए, दिख रहा है सेकंड डायग्राम में। आपतन कोण का मान पहले ये था हमारा पहला वाला डायग्राम, ऑरेंज से दिखा दिए। क्या हुआ कि हम थोड़ा सा आपतन कोण, अभी ये आपतन कोण था, इस आपतन कोण को थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, दिख रहा बढ़ाते हुए। ऐसा बढ़ाएं कि हमारा जो अपवर्तन का कोण है, यहाँ पे हमारा ये आर जो था अपवर्तन कोण था और आई जो था कौन, आपतन कोण था। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे क्या किए हम कि सेकेंड डायग्राम में थोड़ा सा हम आपतन कोण को बढ़ा दिए। आपतन कोण को बढ़ाने से क्या हुआ, अपवर्तन कोण जो है अभिलंब के साथ देख रहे हैं ये 90 डिग्री बनाने लगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मेरा डायग्राम देख लीजिए, उसे भूल जाइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये नॉर्मल हो गया और ये हमारा डेंस मीडियम हो गया, ठीक है। तो हम क्या किए, अभी मेरा पहला डायग्राम ये था, पहला डायग्राम सघन से विरल गया, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गया। और ये हमारा आपतन कोण हुआ, ये हमारा अपवर्तन कोण हुआ। जैसे ही हम थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, ये आपतन कोण का मान बढ़ गया, तो क्या होगा कि ये जो अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब है, इसके साथ ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री बना रहा है। ये अपवर्तन कोण
90 डिग्री बना रहा है, इसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। क्रांतिक कोण समझ लीजिएगा कि जब हम प्रकाश की किरण को सघन से विरल की ओर ले जाते हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। कुछ समय के बाद हम आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, जिस कारण से अपवर्तन कोण अभिलंब के साथ जिस कारण से आपतन कोण अभिलंब के साथ ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। इसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लिख दिए, देखिए, क्रांतिक कोण IC, इसी कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। दूसरा डायग्राम तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि हम पहले तो नॉर्मल सघन से विरल गया तो अभिलंब से दूर हट गया, लेकिन थोड़ा सा हम जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, आपतन कोण का मान बढ़ाएं, अपवर्तन कोण हमारा कितना बन गया? 90 डिग्री। यही जो 90 डिग्री बना, इसी कोण को, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहें। और हमने क्या किया, कुछ देर के बाद और आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। तो जैसे ही कुछ देर के बाद आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो आपने क्या देखा कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में वापस लौट आई है। देख रहे हैं इस चीज़ को तीसरे डायग्राम में। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ा। पहला कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा हुआ कि जब हम आपतन कोण का मान कुछ बढ़ा दिए तो वह अपवर्तन कोण का मान अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाया। इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। कुछ समय के बाद आपतन कोण का मान कुछ और बढ़ा दिए, जिस कारण से अपवर्तन कोण हमारा और बढ़ गया और जिस माध्यम से किरण गई उसी माध्यम में वापस आ गई। इस पूरे घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ? थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो हम लिखें इजीली क्लियर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, पहला लाइन, पहला डायग्राम। तब आपतन कोण का मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है। आपतन कोण का मान जैसे ही बढ़ाएं तो क्या हुआ, अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाया, तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहें। और अधिक करने पर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मीन्स प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण कहने का मतलब ये हमारा क्या है, ये आपतन कोण है और ये हमारा क्रांतिक कोण, देख रहे हैं बड़ा है ना इससे। मीन्स एंगल ऑफ आई जो है ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमारा बड़ा होना चाहिए। मीन्स एंगल आई जो है ये बड़ा होगा IC से। क्रांतिक कोण को IC से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला डायग्राम कह रहा है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, अभिलंब से दूर हट रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ा दिए तो अपवर्तन कोण जो है अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाई। कुछ देर के बाद हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, जिस कारण से जो किरण आपतित किरण है और परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट आई, मतलब जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आई। ये तीनों घटना को मिलाकर ही, पूरे घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या क्या घटनाएं होती है ये पूछता है एग्जाम में। हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, पानी का बुलबुला का चमकना, दूरसंचार जो ऑप्टिकल फाइबर है जो नरेंद्र कपानी ने दिया था, ये भी पूर्णांतिक परावर्तन पर कार्य करता है। कांच के चटक हो जाने पर दरार, उसमें जब कांच चटक जाता है तो उसमें दरार आ जाता है, ये किस कारण से होता है? पूर्णांतिक परावर्तन से होता है। पानी में पड़ी हुई परखनली, ये भी किस कारण से चमकती है? तो पूर्णांतिक परावर्तन। इंडोस्कोपी जो आंतरिक अंगों का जांच करते हैं, ये भी हम पूर्णांतिक परावर्तन से ही करते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण से, लेकिन पानी का बुलबुला चमकता है
पूर्णांतिक परावर्तन से। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और यदि जहाँ भी कहीं कोई डाउट रह गया है, आप कमेंट में ज़रूर मुझे मेंशन कीजिए, उसे मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो ये समझ में पूरी तरह से आ गया, कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल मैंने देकर समझाया कि किससे किससे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हम जो ये वीडियो बना रहे हैं हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट कीजिएगा, हम और भी वीडियो इसी तरह आपके लिए छोटे छोटे साइंस के टॉपिक को लाएंगे और आपके डर को दूर भगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।